हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, हमारी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के बैंकिंग इतिहास के बारे में। इससे पहले मैंने बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज के ऊपर सिलेबस बनाया था। सो गाइस, प्लीज़ चेक कर लीजिए वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सिलेबस पता कर लें कि आपके बैंकिंग पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। दूसरी चीज़, ये पूरी बैंकिंग सीरीज हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं करेगी, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इवन मैं तो कहूँगा रेलवे सेक्टर या फिर एसएससी सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप कभी भी ऊपरी तौर पे बैंकिंग अवेयरनेस को ना पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप अगर बैंक क्लर्क बन जाते हैं तो आप बैंक पीओ बनेंगे, अब बैंक पीओ बन जाते हैं तो आप आरबीआई से भी नाबार्ड का तैयारी करेंगे। तो अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, then this series will help you in a long term manner. So guys, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। सो गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ लाल बटन हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स को जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला है हम जानेंगे बैंकिंग हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन के बारे में इसके। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मॉडर्न बैंकिंग का जो प्रारूप स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्टार्ट हुआ है, जिसका ओरिजिनेशन हुआ है 1770 में। तो देखिए, 18th सेंचुरी से ही हमारे बैंकिंग के जो सेक्टर का फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज़, ये 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया, बट 1791 में आते आते ये जनरल बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। देखिए, यहाँ पर जो फेलियर के रीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरा, बैंकों का कोई भी नेशनलाइजेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे रीजंस हैं जिससे ये सारे बैंक कभी भी टिक नहीं पाए। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1770 या फर्स्ट बैंक कौन सा था, तो वो आपका आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और दूसरा कौन था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस देखिए, प्रेसिडेंसी बैंक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के हैं, तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं। वो तीन कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सबसे पहला है बैंक ऑफ बंगाल, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर गाइस था 1806। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1840। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1843। पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, यानी वो डेट बताइए या वो ईयर बताइए जिसमें बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टेब्लिश हुआ है। तो उसका आंसर था 1840। तो देखिए, पेपर में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई करके चलना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी सक्सेस ना मिलने के कारण 1927 की 27 जनवरी को इन तीनों बैंक्स को एमेलगेट कर दिया गया। एमेलगेट मतलब एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया यहाँ पर गाइस। और उसका बाद इसका जो नाम रखा गया वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया, गठन किया गया इन तीनों बैंक्स को मिला के। तो आप देख लीजिए, आज जो लोग कहते हैं कि मर्जर हो रहा है, एमलगेमेशन हो रहा है, वो आज की कहानी नहीं है, वो 1927 से ही स्टार्ट हो चुका था। यानी बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स में जो भी बैंक्स हैं हमारे, उनको मिला के एक बहुत बड़ी एंटिटी और सिंगल एंटिटी बना दिया गया था 1927 में ही। उसके बाद ये बैंक को बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। उन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1927 में, एंड देन 1927 के बाद 1955 में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी हम लोग डेप्थ में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, कुछ ओल्ड बैंक्स थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो ओल्ड बैंक में था वो था हमारा इलाहाबाद बैंक। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर गाइस है 1865, और ये कहाँ फॉर्म हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। और क्या है, देखिए, ये अब इस टाइम पे करेंटली मर्ज हो चुका है, इट विल मर्ज इन इंडियन बैंक। ठीक है, मैं थोड़ा पर्सनली तौर पे बताऊं तो इस बैंक से मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता है। तो यहाँ पर ये मर्ज हो चुका है
इंडियन बैंक में, अगर हम इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब स्टेटिक पार्ट है, चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। और इस टाइम इसके जो सीईओ हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं पद्माजा चुंद्रू। ठीक है, तो गाइज ये है इलाहाबाद बैंक के बारे में, जो कि अब मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के बाद। उसके बाद 1881 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अवध, जिसको पहले औध बोलते थे, अवध कमर्शियल बैंक का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 1895 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, अब देखिए औध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो अवध कमर्शियल बैंक था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था। यहाँ की जो लायबिलिटी थी वो काफ़ी कम थी, लिमिटेड थी। उसके बाद अवध बैंक ही फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक था इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। पेपर में अगर पूछा जाए विच इज द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक, तो आपका आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन ये बैंक उतना सक्सेस नहीं हो पाया और 1881 के बाद 1958 में गाइस ये डिसॉल्व हो गया, यानी फेल हो गया ये बैंक। तो आज आप इसका नाम नहीं सुनते हैं। लेकिन पीएनबी जिसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ था, लाहौर, जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान में है जो, तो 1895 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अच्छा, अगर पीएनबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ हैं वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, एस मल्लिकार्जुन राव इज द सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद देखिए स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया यहाँ पर बैंकों की स्थिति को और अच्छा करने के लिए। तो स्वदेशी मूवमेंट कब से कब तक चली है, तो वो चली है 1906 से लेकर 1911 तक। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। और इस ही पीरियड में बहुत सारे बैंकों को एस्टेब्लिश किया गया। दूसरी चीज, ये फंड कहाँ से आता था इन बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये फंड प्रोवाइड करते थे वहाँ के लोकल बिजनेसमैन या फिर कुछ पॉलिटिकल फिगर्स होते थे, वो भी इसमें फंड प्रोवाइड करते थे। इसीलिए इसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, यानी जो धन आएगा वो अपने ही देश से आएगा। इस पीरियड में 1906 से 1911 के बीच में किन किन बैंक का गठन हुआ उनको जान लेते हैं। तो इसमें पहला था कैनरा बैंक। देखिए मैं थोड़ा डिटेल बताता चलूंगा साथ साथ आपको। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1906। इसका हेडक्वार्टर है गाइस बेंगलोर में। और इसके इस टाइम पे जो चेयरमैन, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं एलवी प्रभाकर। ठीक है, तो ये सारे करंट टॉपिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी फॉर्मेशन है 1906 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और अतानु कुमार दास इज द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ हैं इस टाइम। कॉरपोरेशन बैंक का भी फॉर्मेशन हुआ था 1906 में, लेकिन कॉरपोरेशन बैंक इस टाइम पे मर्ज हो चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कॉरपोरेशन बैंक किस बैंक में मर्ज हो चुका है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है गाइस मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं राज किरण राय जी। ठीक है, तो राज किरण राय जी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन बैंक, जो कि काफ़ी अच्छा बैंक है, और इलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हो चुका है जैसे मैंने अभी बताया आपको। 1907 में इसका गठन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। कहाँ पे है गाइस, चेन्नई में। और दूसरा इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है पद्माजा चुंद्रू। ठीक है, पद्माजा चुंद्रू। ठीक है, उसके बाद बीओबी काफ़ी अच्छा बैंक है हमारा, 1908 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है गाइस वडोदरा में। और संजीव चड्ढा जो हैं वो इसके इस टाइम के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट के साथ साथ आपको करंट पोर्शन भी यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस देखिए, अब रेगुलेटरी बॉडी का जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर और डेट बताया जाता है वो है 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी बोलते हैं। सेबी का क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस को किस कमीशन के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ गया।
विद द आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत ये किया गया। ठीक है, उसमें कुछ देखिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम यहाँ पर आरबीआई के बारे में। सबसे पहले तो ये कलकत्ता में सेटअप हुआ था। कहाँ पे सेटअप हुआ था? कलकत्ता में, लेकिन बाद में इसको मुंबई सेटअप कर दिया गया। मुंबई सेटअप कर दिया गया 1937 में। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के पास पहले प्राइवेट सेक्टर होल्डिंग हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर होल्डिंग, और इस बैंक की जो स्टार्टिंग कैपिटल थी वो थी 5 करोड़ रुपीज़। तो 5 करोड़ कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये दो और देशों का सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता था। पहला था म्यांमार, तो 1948 1948 तक तो म्यांमार के लिए काम किया इसने, और 1947 तक पाकिस्तान के लिए काम किया, क्योंकि उसी के बाद हमको आज़ादी मिली थी, तो पाकिस्तान इंडिया एक ही थे। तो उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान से ये बैंक अलग हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई का काम भी हम जान लेते हैं। तो ये तो एक तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद उसको रेगुलेट करता है, करेंसीज को मॉनिटर करता है, बैंकिंग सेक्टर को इंस्पेक्शन करता है, बैंकों का उन बैंकों का इंस्पेक्शन करता है जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में है। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में जो भी बैंक्स हैं उनका ही इंस्पेक्शन, मॉनिटर, रेगुलेशन और मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब गाइस पढ़ते हैं आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं। सब्सिडरीज मतलब उसके भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो एजेंसियां हैं वो उसकी पार्ट हैं। तो सबसे पहली है डीआईसीजीसी, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसका सेटअप जो गाइस हुआ था वो हुआ था 1978 में डीआईसीजीसी का। इसका एक्चुअली काम ये होता है कि आप जैसे जो पैसा जमा करते हो बैंक में, उसका एक प्रकार से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का काम जो होता है वो डीआईसीजीसी का होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीआईसीजीसी का? इसका है मुंबई में। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, करंट पार्ट है इसका और स्टेटिक पोर्शन भी है ये। और बीपी कानूनगो इस टाइम इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, बीपी कानूनगो। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो सब्सिडरी है आरबीआई की वो कौन सी है? नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। 1982 में सेटअप किया गया था। ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गोविंदा रजुलू चिंताला, अभी बहुत रिसेंट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नाबार्ड में। ठीक है, गोविंदा रजुलू चिंताला। उसके बाद एनएचबी, एनएचबी 1988 में सेटअप की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एनएचबी का, नेशनल हाउसिंग बैंक का, दिल्ली में है। और आरवी वर्मा इसके क्या हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके बाद BRBNPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसका सेटअप 1995 में किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइस वो है मुंबई में। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है BRBNPL का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो जैसा मैंने पहले बताया था, तीन जो हमारे पास प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज करके इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में फिर क्या बना दिया गया? इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था। तो ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? ये हुआ था गोरवाला कमेटी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1 जुलाई 1955 को गोरवाला कमेटी ने रिकमेंड किया था एसबीआई के फॉर्मेशन के लिए, और 2 जुलाई 1956 को ये नेशनलाइज हो गया विथ मेजोरिटी ऑफ शेयर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सारे शेयर किसके पास हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। उसके बाद बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, और इसके जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं रजनीश कुमार करेंटली। ठीक है, उसके बाद एसबीआई क्या करता है? एक्ट्स एज एन एजेंट वेयर आरबीआई हैज़ नो ब्रांच ऑफिसेस। तो जहाँ पे आरबीआई के ब्रांच ऑफिसेस नहीं है वहाँ पे एसबीआई एक एजेंट के रूप में काम करता है। और क्या होता था? देखिए, इसके पहले कुछ एसोसिएट बैंक थे जो कि मर्ज कर दिए गए हैं अब एसबीआई में ही। तो कौन कौन से थे वो? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड ट्रावनकोर। तो ये 5 एसोसिएट बैंक थे, लेकिन इनका मर्जर कर दिया गया है एसबीआई में ही। यानी अब एसबीआई की कोई भी एसोसिएट बैंक्स नहीं है, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह इस टाइम काम करता है। तो गाइस ये सारे थे हमारे बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया। आप एक काम करिए, इन सारे जो भी वीडियोस हैं यहाँ पे उन सब का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, खुद के नोट्स बनाइए, इन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हियरिंग करेंगे, अपने सेंसेस को यूज़ करेंगे, उतना जल्दी आपको रिकॉल होगा। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इन वीडियोज़ को
सुन सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर सीरीज़ में प्लीज़ बने रहिए। मोस्ट यूज़फुल सीरीज़ आपके पेपर के लिए होने वाली है, आपको किसी भी और सोर्स से पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।